हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जिया के साथ होती है, जो अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर उठ जाती है और उसे बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने जा रही हो? शाओ बोलती है, मॉम मुझे एक डैडी चाहिए। अब मैं और ऐसे अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। अगर आप नहीं मानोगी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तो जिया मान जाती है, ठीक है तुम इतना ज्यादा जिद कर रही हो तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। शाओ बोलती है, ओके मॉम, फिर आप जल्दी से तैयार होने के लिए जाओ। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट उसे एक जगह पर लेकर आया होता है और उसे बता रहा होता है वो जेड पेंटेंट वाली लड़की ना यहीं कहीं रहती है। बॉस, मैं उसके बारे में बस पता कर आता हूँ। हान तो खुश होने लग जाता है, 6 साल बाद फाइनली मुझे वो लड़की मिलने वाली है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, हान को किसी ने कोई मेडिसिन दे दी होती है, जिसके बाद वो एक वेट्रेस के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। जिसके बाद वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिया ही होती है। प्रेजेंट में वो उसका जेड पेंडेंट देखकर सोच रही होती है, शाओ को अपना डैड चाहिए, लेकिन मैं कहां से उस 6 साल वाले बंदे को ढूंढ कर लाऊं। तभी उसे शाओ की आवाज आने लग जाती है, मॉम आप ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। इसके बाद जिया जैसे ही अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो शाओ चुपके से अपनी मॉम का जेड का पेंडेंट उठा लेती है और सोचने लग जाती है, मेरी लास्ट लाइफ में मॉम ने इस जेड पेंडेंट की वजह से ही अपनी लाइफ खराब कर ली थी, लेकिन इस बार मैं उन्हें इतना ज्यादा खराब हस्बैंड नहीं मिलने दूंगी और अपने उस बेकार से डैड से उन्हें बचाऊंगी और मॉम के लिए एक अच्छा सा सीईओ डैड ढूंढूंगी। और आने के बाद शाओ उस जेड के पेंडेंट को कहीं पर फेंक देती है और उसके बाद अपनी मॉम को आवाज देने लग जाती है, मॉम आप कब बाहर आओगी? जिया भागते हुए बाहर आती है। बेचारी ने अपने शूज भी ढंग से पहने नहीं होते और सोचती है, पता नहीं इस बच्ची का गुस्सा किस पर गया है। इधर हान का असिस्टेंट उसी जेड पेंडेंट की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है और सोचता है जेड पेंडेंट कहाँ पर है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। इतने में वो नीचे गिर जाता है और वो जेड का पेंडेंट उसे मिल जाता है। जिसके बाद वो सोचता है पेंडेंट तो मिल गया है, लेकिन वो लड़की कहाँ पर है। इतने में उसे सामने जिया नजर आ जाती है। असिस्टेंट सोचता है इसका मतलब यही वो लड़की है। इतने में शाओ आकर जिया को बोलने लग जाती है, मॉम अब हम चलते हैं, और वो उसे लेकर चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है, अच्छा तो इस लड़की के पास तो पहले से ही हस्बैंड है। इधर शाओ जिया को एक रोड पर लेकर आ जाती है। जिया उसे पूछने लग जाती है, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आई हो? वो बोल दिया, मॉम मैं यहाँ पर आपको आपके सीईओ हस्बैंड से मिलवाने के लिए आई हूँ। जिया बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा सीईओ डैडी आसमान से यहाँ पर गिरने वाला है क्या? वो बोलती है, मॉम सीईओ डैडी का ना यहाँ पर अभी एक्सीडेंट होने वाला है। सुनते ही जिया अपनी बेटी शाओ का मुंह बंद करने लग जाती है और उसे बोलती है, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना तुम्हारी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जिया बोलती है, देखा तुमने, तुम्हारी बोली हुई बात फिर से सच हो गई, तुम्हें ना ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। शाओ बोलती है, मॉम मैंने आपको बताया है ना, मेरी ये जो पावर है ये सिर्फ बुरे लोगों पर ही काम करती है और ये एक्सीडेंट तो रियल वाला हुआ है। और अब आप देख क्या रही हो, जल्दी से मेरे फ्यूचर डैडी को बचाने के लिए जाओ। इसके बाद जिया भागकर उस भीड़ के पास जाती है जहाँ पर एक कार उल्टी हो चुकी होती है। वो जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। तभी जिया देखती है कि कार में तो आग लगने वाली है, इसलिए वो अपनी बेटी शाओ को दूर खड़ा कर देती है। उसके बाद वो कार वाले बंदे से बोलने लग जाती है, मिस्टर तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी। जिसके बाद जिया कार का डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खुलता ही नहीं है। इसके बाद वो तेज से कार का डोर तोड़ देती है। चाहो तो उसे चीयर करने लग जाती है, मेरी मॉम तो कितनी ज्यादा कूल है ना। इसके बाद जिया उस बंदे को कार से बाहर निकालती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हान ही होता है। जिया उसे बोलती है, मिस्टर बस थोड़ा सा होल्ड डाउन करो, एम्बुलेंस यहाँ पर आती ही होगी। हान बोलता है, तुम ना मुझे कहीं देखी हुई लग रही हो। जिया उसे समझाती है, ये कोई टाइम नहीं है मिस्टर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम यहाँ पर आशिकी लड़ा रहे हो। इसके बाद ये लोग हान को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसे अभी भी होश नहीं आया होता। उसे देखकर शाओ बोलने लग जाती है, मॉम ये हैंडसम अंकल मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए, ये मेरे डैड बनने के लायक है। जिया बोलती है, तुम इन्हें अपना डैड नहीं बना सकती हो, तुम्हारे पास पहले से ही डैड हैं। शाह बोलती है, मॉम अभी भी आप उसी पर्सन के बारे में क्यों सोच रही हो, वो चीटर तो पता नहीं कहाँ चला गया है। जिसके बाद जिया भी हान को देखकर बोलने लग जाती है, हाँ दिखने में तो हैंडसम है ये। तभी हान को होश आ जाता है। शाह उसे पकड़कर बोलने लग जाती है, फाइनली हैंडसम डैड को होश आ गया है। जिया बोलती है, सॉरी मेरी बेटी ना कुछ भी कह रही है।
हान अपने असिस्टेंट के बारे में पूछने लग जाता है, वो कहाँ पर है। इतने में शाओ सोचती है, मॉम तो खुद कुछ कर नहीं पाएगी, मुझे ही इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। वो बोलती है, डैड मैं आपको खुद से और अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम शाओ है और ये मेरी मॉम जिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा जेंटल, काइंड और ब्रेव है। ये सुनकर हान तो जिया पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखा रखा है, किसी भी बाहर वाले आदमी को डैडी कह रही है। इतने में वहाँ पर हान की चाइल्डहुड फ्रेंड लिन आ जाती है, जो कि उसे देखकर खुश होने लग जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो। हान जल्दी से अपना हाथ उसे छुड़वा लेता है और असिस्टेंट से पूछता है क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है, बॉस आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। इतने में लिन सोचने लग जाती है, लगता है हान को कुछ याद ही नहीं है, लगता है इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने बचाया है। फिर वो एक्टिंग करते हुए हान से बताने लग जाती है, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। जब मैंने देखा तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया ना, तो मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। हान भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि असिस्टेंट ने तो ये सब अपनी आंखों से देखा ही नहीं था और जिया पर चिल्लाने लग जाता है, अच्छा तो तुम मुझे जानबूझकर अप्रोच कर रही थी ना, मुझे ठगने के लिए। जिया उस पर चिल्लाती है, तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। ये सब देखकर शाओ सोचती है, आखिर ये सब क्या हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, इनके बीच में लड़ाई क्यों हो गई है। इतने में वो कहने लग जाती है, आंटी आप झूठ मत बोलो, डैड को आपने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने बचाया है। लिन बोलती है, बच्ची तुम कौन हो और तुम्हें आखिर यहाँ पर किसने भेजा है ये सब एक्टिंग करने के लिए। जिया उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और हाँ तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि इस मिस्टर की जान किसने बचाई है। लिन बोलती है, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम यहाँ पर हान को सेड्यूस करने के लिए आई हो ना, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, मैं तुम्हें बता दूँ। तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकती हो, मैं सो फैमिली की डॉटर हूँ और हान की फियांसी हूँ। ये सुनकर शाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो ये आंटी मेरे मोम के हस्बैंड कौन से चुराना चाहती है। जिसके बाद शाओलिन को सबक सिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। आंटी आप अपना ख्याल रखना, कहीं आपका पैर ही ना फिसल जाए और आप गिर ना जाओ। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो शाओ को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है। शाओ तो उस पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है, आंटी अब अपना मुंह बंद रख लो, अगर आप ऐसे ही और झूठ बोलोगी ना तो आपकी जुबान ही कट जाएगी। और सच में ऐसा ही हो जाता है। लिन हान को बोलती है, तुम ना मुझ पर यकीन रखो, ये लड़की कुछ भी बोल रही है, मैं तुमसे सब कुछ सच बोल रही हूँ। जिया को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, मैं अब अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। इतने में शाओ हान को सीसीटीवी फुटेज दिखाने लग जाती है और बोलती है, डैड देख लो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही थी, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मेरी मॉम जिया ने ही आपकी जान बचाई थी। लिन बोलने लग जाती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ ना, तो तुम मेरी बात सुनो। हान को तो गुस्सा आ जाता है और वो लिन पर चिल्ला रहा होता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हान जिया को शुक्रिया अदा करने लग जाता है, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बाद वो एक चेक निकालता है और उसे बोलता है, ये एक ब्लैंक चेक है, तुम इसमें कितना भी अमाउंट लिख सकती हो। शाओ तो खुश होने लग जाती है। जिया जल्दी से हान से चेक लेकर बोलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने पहले मुझे गलत समझा, तो पहले उसके लिए माफी मांगो। हान बोलता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू, तो ठीक है, फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। जिया गुस्से में आकर चेक उसे रिटर्न कर देती है और जोर से पटकते हुए चिल्लाती है, तुम्हारी जगह कोई और कुत्ता भी होता ना तो मैं उसकी भी जान बचाती। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा देख लिया है, जो ये चेक देकर तुम अपने आप को बहुत ही बड़ा बॉस समझ रहे हो। जिया की ये बातें सुनकर असिस्टेंट को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है। इसके बाद जिया अपनी बेटी शाओ को वहाँ से लेकर जाने लगती है। हमें इस बंदे के पैसों की जरूरत नहीं है। शाओ सोचती है, ये क्या चल रहा है, तो अगर किसी की जान बचाए चाहे तो उसे तो अपने आप को प्रॉमिस के तौर पर देना चाहिए ना। हान को भी अपना व्यवहार गलत लग रहा होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत हूँ। असिस्टेंट उसकी बुराई करने लग जाता है। हान बोलता है, जाओ और अभी की अभी उस माँ बेटी को वापस लेकर आओ। उसके बाद असिस्टेंट जल्दी से पास आकर जिया और शाओ को रोकने लग जाता है। शाओ बोलती है, अंकल आप मेरी मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप तो बहुत ही ज्यादा बोसी हैं। असिस्टेंट बोलता है, मैं अपने बॉस के बदले में आप लोगों से माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे बॉस ऐसे ही हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उन्हें ना लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिया बोलती है, ये सब ना मुझे बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ।
असिस्टेंट मनाने लग जाता है, प्लीज आप ऐसा मत करो, मेरे बॉस आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं। अगर आप वापस मेरे बॉस के पास नहीं चलोगी वो मेरी सैलरी ही कट कर देंगे। आप जानती हो ना मैं एक वर्कर हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। शाओ खुश होने लग जाती है। ये तो स्टोरी का नया प्लॉट चल रहा है, लगता है अब सीओ डैडी मेरी मॉम में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। लेकिन जिया अभी भी जाने के लिए मना कर रही होती है, जिसके बाद शाओ जल्दी से गिरने की एक्टिंग कर बोलने लग जाती है, मॉम मुझे जल्दी से डैड के पास लेकर चलो, मुझे वहाँ पर चलकर ना डॉक्टर को दिखाना है। क्या बोलती है तुम भी ना, और फिर वो उसे लेकर यहाँ पर आ जाती है। शाओ हान को बोलती है, डैड अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, आप मॉम से माफी मांगना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक मौका दे रही हूँ मेरी मॉम को चेस करने का। हाँ जिया से माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें गलत समझा था, इसके लिए सॉरी। ये सुनकर असिस्टेंट तो शौक हो जाता है, क्या सच में मेरे बॉस माफी मांग रहे हैं? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जिया हान की माफी एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी बेटी को बोलती है, चलो अब हम लोग चलते हैं। हान उसे रोक कर बोलता है, मैं अभी बीमार हूँ इसलिए मुझे केयर की जरूरत है, तो क्यों ना तुम मेरी केयर करो। शाओ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ ये स्टोरी का प्लॉट कितना ज्यादा अच्छा चल रहा है, इसका मतलब जल्दी से स्वीट लव स्टोरी चालू हो जाएगी। लेकिन जिया तो हान पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी केयर करूंगी। शाओ तो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, मॉम मैं कितनी ज्यादा बेचारी हूँ ना, आप मुझसे डैडी को भी छीन रही हैं और ऊपर से आप अपनी जॉब से भी हाथ धो रही हैं। जिया शाओ पर चिल्लाने लग जाती है, अब तुम बहुत ही ज्यादा जिद करने लग गई हो। हाँ जिया को बोलता है, मिस जिया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सैलरी में 3000 युआन दूंगा। ये सुनकर जिया बोलती है, तुम कितने बड़े बेशर्म हो ना, तुम 3000 को ज्यादा सैलरी बता रही हो, मुझे ये 3000 नहीं चाहिए। असिस्टेंट बोलता है, मिस जिया अपना गलत समझ रही हैं, मेरे बॉस का मतलब है कि आपको 6 घंटे काम करना होगा और 1 घंटे के आपको 3000 मिलेंगे। जिसके बाद हाँ जिया को फिर से इस बारे में सोचने के लिए बोल रहा होता है। जिया बोलती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से थोड़ी जाने दूंगी। और बोलती है, देखो मेरा मतलब था कि अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो इतने से पैसों के लिए इतना ज्यादा खुश हो रही है। इसके बाद जिया अपना पूरा ड्रेस चेंज कर यहाँ पर आ जाती है। उसे ऐसे देख कर हान उसे पूछता है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आई हो। जिया बताती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मेडिसिन चेंज करने के लिए आई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, इससे अच्छा होता कि तुम अपने नर्स को ही अपनी मेडिसिन चेंज करने के लिए बोलते। हान बोलता है, कोई लड़की मुझे टच करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया सोचती है, आखिर ये किस टाइप का सीईओ है, इसे लड़कियों का टच करना ही पसंद नहीं है। इसके बाद जिया हान को उसका शर्ट खोलने के लिए बोलती है। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है लेकिन फिर खोल देता है और जिया उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है और उसे इतना करीब से देखकर सोचने लग जाती है, वैसे ये है तो बहुत ज्यादा हैंडसम। तभी इतने में असिस्टेंट और शाओ दोनों ही मिलकर झाँककर इन लोगों को देख रहे होते हैं और ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं तो शाओ बोलती है, मॉम आप तो बहुत ही ज्यादा औसम हो। हान बोलता है, अब तुम लोग बाहर जाओ। उसके बाद हान अपने असिस्टेंट से उसी लड़की के बारे में पूछने लग जाता है कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी है। असिस्टेंट बताता है उस लड़की का नाम जिया है और वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन जब वो अपने कॉलेज टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था और कॉलेज में भी सभी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे। वहाँ से भी वो ड्रॉप आउट हो गई, ये सोचकर कि बाद में वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगी, लेकिन फिर अपने बच्चे को पालने के चक्कर में वो वापस से स्टडी स्टार्ट कर ही नहीं पाई। ये सुनकर हान बोलने लग जाता है, आखिर इतना बड़ा कॉन्सिडेंस कैसे। असिस्टेंट बोलता है, बॉस कहीं मिस जिया ही वो लड़की तो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो। हान बोलता है, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा और उससे पूछने लग जाता है, वैसे वो अभी कहाँ पर गई है। असिस्टेंट बताता है, बॉस मिस जिया ने बोला था कि आज उन्हें छुट्टी चाहिए क्योंकि उन्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनते ही हान तो शॉक हो जाता है और असिस्टेंट को बोलता है, जल्दी से कार तैयार करो, मैं भी वहीं पर जाऊंगा। दूसरी तरफ जिया अपने ब्लाइंड डेट को अपनी सिचुएशन बता रही होती है, मैं सिंगल तो हूँ लेकिन मेरी एक बच्ची है पालने के लिए और ना ही मेरे पास घर है और ना कार है और मुझे पता है मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने आपको ये सब नहीं बताया होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये सारी सिचुएशन देखकर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिया का ब्लाइंड डेट मिस्टर लू से बोलता है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन एक्सेप्टेड है। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है। मिस्टर लू बताता है, मेरे पास ना 4 वाइफ है
मैं हर टाइप की वुमेन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स जो कि उसे चुपके से देख रहे होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। अब मिस्टर लू उन्हें जिया के बदले में 50,000 देगा जिससे वो अपने बेटे के लिए घर खरीदेंगे। जिसके बाद मिस्टर लू तो जिया का हाथ टच करने लग जाता है तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। शाओ भी मिस्टर लू पर चिल्लाने लग जाती है, अंकल आप मेरी मोम के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद मिस्टर लू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शाओ तो उसे कर्ज दे देती है, अंकल अभी आप ना नीचे गिरोगे और आपके मुंह पे लग जाएगी। इसके बाद वही चीज सच हो जाती है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। जिया उसे क्लियर कर देती है, मिस्टर लू मैं आपको बता दूं मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे आपके साथ ब्लाइंड डेट पर आने पर मजबूर किया था। इतने में वहाँ पर जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स आ जाते हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें मिस्टर लू से शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन जिया मना कर रही होती है तो मिस्टर लू जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स पर चिल्लाने लग जाता है, आप लोग मुझसे एडवांस में 50,000 ले चुके हैं, अगर आप लोगों ने मुझे मेरी वाइफ नहीं दी ना तो फिर आप लोगों को पैसे वापस करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आन अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है, तुम जल्दी कार चलाओ। इधर जिया के मॉम डैड उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें मिस्टर लू से शादी करनी ही होगी। शाओ बोलने लग जाती है, प्लीज डैड आप मेरी मोम को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। इतने में हान वहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन लोगों पर चिल्लाने के बाद जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास करता है। शाओ बोलती है, ये है मेरे हैंडसम से डैड, सिर्फ यही मेरी मोम के लायक हैं। जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स तो हान को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, तुम तो देखने में ही लग रहे हो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे, अगर तुम्हें जिया से शादी करनी है ना तो उसके बदले में तुम्हें हमें पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे एज अ ब्राइड प्राइज, वरना तुम जिया को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। मिस्टर लू बोलता है, मैंने तो ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं ना, तो तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। इसके बाद जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके 50,000 उसे वापस कर देते हैं, चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाँ जिया की मोम को बोलने लग जाता है, लगता है आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर जिया को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया बल्कि उससे अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। जिया मेरे लिए काम करती है और उसने मेरे से ना बहुत सारे पैसे लिए हैं जो कि अभी तक वापस नहीं किए हैं, तो मैं उसे अपने 50 मिलियन लेने के लिए आया हूँ। अब आप लोग जिया के पेरेंट्स हैं तो उसके बदले में सारे पैसे आपको ही चुकाने होंगे ना। ये सुनते ही जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स तो डर जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, नहीं हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है और अब से ये हमारी बेटी भी नहीं है, इसके साथ हम लोग अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये बोलकर ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिया हान को बोलती है, शुक्रिया मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। तभी वो गलती से उसके सीने पर मार देती है जिसकी वजह से उसकी चोट फिर से दर्द होने लग जाती है। जिसके बाद उन लोगों को फिर से हॉस्पिटल आना पड़ता है। डॉक्टर जिया को बताता है अब इसकी चोट खुल गई है इसलिए इसे हॉस्पिटल में और भी ज्यादा रहना पड़ेगा और जिया को उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। जिसके बाद जिया हान को थैंक यू और सॉरी दोनों बोल रही होती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें ना मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह कोई बिल्ली भी होती ना तो भी मैं उसकी हेल्प जरूर करता। इसके बाद जिया हान के लिए जो सूप बनाकर लेकर आई होती है वो उसे खुद अपने हाथों से पिलाने लग जाती है। जिसके बाद वो चुपचाप पी रहा होता है। तब इतने में शाओ और असिस्टेंट दोनों ही झाँक कर अंदर देख रहे होते हैं। असिस्टेंट तो बहुत ही ज्यादा शौक में होता है, बॉस तो कभी सूप पीते ही नहीं है, तो आज उन्हें क्या हो गया है, लगता है बॉस अब प्यार में पड़ चुके हैं। शाओ भी खुश होने लग जाती है, ये डैड तो कितने कमाल के हैं। इसके बाद जिया हान को सुलाने के बाद उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। तभी वो उसकी जेड की रिंग देखकर सोचती है ये बिल्कुल वैसी है जैसा उस पर्सन ने मुझे जेड का पेंडेंट दिया था। इसके बाद जिया घर आकर उस जेड के पेंडेंट को ढूंढने लग जाती है और सोचती है मैंने तो यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ पर चला गया। तभी शाओ उसे देखते हुए सोच रही होती है उसे तो मैंने फेंक दिया। जिया बोलती है वो तुम्हारी डैड की निशानी थी, तुम मेरे पास आओ और उसे ढूंढने में हेल्प करो। शाओ बोलती है मॉम गुम हो गया है तो गुम हो गया है ना, उसे भूल जाओ। वैसे भी उस चीटर के बारे में आप इतना क्यों सोच रही हो जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं आती। अब आप अपनी नई लाइफ के ऊपर ध्यान दो और भी लोगों को देखो जैसे कि अंकल हान कितने ज्यादा अच्छे हैं। जिया बोलती है तुम्हारे अंकल हान ना बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो किसी अमीर लड़की से ही शादी करेगा, तो तुम उसके बारे में ऐसा मत सोचो।
उसके और मेरे बीच में ना कुछ भी नहीं हो सकता है। पर शाओ तो खुश होने लग जाती है। लगता है मॉम भी अंकल हान में इंटरेस्टेड हो रही है। इसके बाद हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है। शाओ से बताती है अब मेरी नर्स वाली ड्यूटी खत्म हो गई है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। हान जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो बोलती है क्या आपको मुझसे और कोई भी काम है? वो बोल रहा है मुझे नई बेबी सीटर की जरूरत है। जिया पूछती है किस लिए? हान बोलता है तुम ना बहुत ही अच्छा सूप बनाती हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए खाना पकाओ। जिया इस काम के लिए मना करने लग जाती है। मुझे नैनी और नर्स का काम नहीं करना है, मेरा खुद का करियर प्लान है। इतने में शाओ बोलने लग जाती है मॉम हमारा घर कितना ज्यादा छोटा है और वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस भी हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती हूँ। मुझे तो गुस्सा आता है उन लैंडलॉर्ड पर। वो अंकल आपको कितना ज्यादा परेशान करते हैं, जब देखो हमारे घर में अंदर आने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से हान को भी इस बारे में बताने लग जाती है। वो अंकल मेरी मोम को परेशान कर रहे हैं और मुझे तो उनसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। ये सुनते ही हान जल्दी से शाओ को उठा लेता है और जिया को बोलने लग जाता है ये चीज डिसाइडेड हो चुकी है, तुम मेरे लिए काम कर रही हो और आज ही तुम मेरे घर में शिफ्ट होगी। जिया बोलती है तुम कितने ज्यादा डोमिनेटिंग हो, लेकिन मैंने बता दिया है ना मुझे नैनी की जॉब नहीं करनी है। वो बोलता है ठीक है पार्ट टाइम कर लो, तुम बस 3 टाइम का मेरा खाना बना देना, बाकी तुम्हें जो करना है वो करना और अब से तुम मेरे घर पर रहोगी और मैं तुम्हें हर दिन के 10,000 देने वाला हूँ। जिया तो ये सुनकर शौक हो जाती है और बोलती है 10,000 एक दिन की सैलरी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। असिस्टेंट बोलता है मेरे बॉस के पास बस पैसा ही तो है, इसके अलावा उनके पास कहाँ कुछ है, तो प्लीज आप इनकी ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लो। जिया सोचती है जब इतना अमीर बंदा मुझे पैसे देने के लिए बोल ही रहा है तो पैसे के लिए उसे मना नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो अपना सामान उठाकर हान के घर पर रहने के लिए आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा घर देखकर शौक हो जाती है। उसके बाद वो हान से पूछने लग जाती है बॉस मुझे बता दो कि अब किचन कहाँ पर है, मैं अभी जाकर अपना कुकिंग का काम शुरू कर देती हूँ। इसके बाद जिया किचन में चली जाती है और हान यहाँ पर शाओ के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। इतने में असिस्टेंट आकर बताने लग जाता है मिस जिया का जो वो खराब वाला लैंडलॉर्ड था ना, मैंने उसके साथ डील कर ली है और उसने सीक्रेटली जिया की जो फोटोज ले ली थी वो भी मैंने डिलीट करवा दी है। ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है क्या उसने सीक्रेटली फोटोज भी लिए हैं? एक काम करो उसे नए शहर से गायब करवा दो। इतने में उसे जिया के चिल्लाने की आवाज आती है। हान डर जाता है और उसे देखने के लिए जाता है। इसके बाद जैसे ही वो किचन में आता है तो जिया जल्दी से उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो उससे दूर होकर सॉरी बोलती है और बताती है मैं तुम्हारे लिए फिश बनाने वाली थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि फिश जिंदा है। जिसके बाद हान अपने असिस्टेंट को फिश कट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जिया उसे पका कर ले आती है और हान को बोलती है चलो मेरी बनाई हुई डिश को टेस्ट करो। जैसे ही वो सिखाता है तो बताता है ये तो बहुत ही अच्छा है। शाह बोलती है अंकल मेरी मॉम ना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, आपको जो भी खाना हो ना तो आप मेरी मॉम को बता देना, मॉम आपके लिए बना देगी। जिया सोचने लग जाती है इस बंदे से डील करना तो कितना ज्यादा इजी है, इसे मैं बस रोज खाना पका कर दूंगी और रोज के 10,000 लूंगी। शाओ भी खुश होने लग जाती है। इस तरीके से मॉम अंकल हान को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर उनका दिल ही जीत लेगी। नेक्स्ट सीन में हान अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस पहले तो आप कभी फिश नहीं खाते थे तो अब आपको क्या हो गया है। लिन बाहर खड़े होकर इन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है। तभी असिस्टेंट 6 साल पुरानी वाली लड़की के बारे में बात करने लग जाता है। ये सुनकर लिन सोचती है ये कौन भला है। जिसके बाद वो अंदर आ जाती है और हान को बताती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। असिस्टेंट उसका लंच देखकर बोलता है इसमें तो फिश नहीं है तो बॉस ये क्यों खाएंगे। लिन बोलती है मुझे अच्छे से मालूम है कि हान को फिश खाना पसंद ही नहीं है। असिस्टेंट बोलता आपको पता नहीं है बॉस अब बदल चुके हैं। हान अपने असिस्टेंट को बोलता है इसे ना यहाँ से जाने के लिए बोलो और जिया को कॉल कर पूछो वो अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं लेकर आई। इधर जिया अपनी बेटी शाओ के साथ खाना लेकर निकल ही रही होती है, हाथ में अपने डिजाइन भी, क्योंकि उसे आज इंटरव्यू के लिए जाना था। इधर लिन को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर इस बारे में पता लगाने के लिए बोल रही होती है कि हान का असिस्टेंट आखिर कौन सी 6 साल पुरानी वाली लड़की को ढूंढ रहा है। इधर जिया जैसे ही हान की कंपनी में पहुँचती है वो रिसेप्शन पर बोलती है मुझे ना बॉस से मिलना है, मैं उन्हें यहाँ पर टिफिन देने के लिए आई हूँ। लेकिन स्टाफ मेंबर तो जिया पर चिल्लाने लग जाती है तुम हो कौन जो प्रेसिडेंट से मिलना
चाहती हो? ऐसे कोई भी प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा देर हो जाती है तो हान भी सोचने लग जाता है जिया अभी तक आई क्यों नहीं है। वो अपने असिस्टेंट को देखने जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। असिस्टेंट तो शौक ही हो जाता है। लगता है बॉस पूरी तरीके से प्यार में पड़ चुके हैं। इधर ये एम्प्लॉयज तो जिया को परेशान करने लग जाते हैं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो जो प्रेसिडेंट के लिए लंच लेकर आई हो? वो लोग उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और जल्दी से शाऊ उसे बताने लग जाती है कैसे ये लोग उसकी मोम को बुली कर रहे थे और उसे अंदर लंच बॉक्स नहीं लाने दे रहे थे। हान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एम्प्लॉयज को ही फायर कर देता है। असिस्टेंट सभी को समझा देता है मिस जिया बॉस के लिए लंच बॉक्स लाया करेगी तो कोई भी उन्हें आगे से रोकने की हिम्मत ना करे। जिसके बाद सभी लोग माफी मांगते हैं और जिया को वेलकम करते हैं। इसके बाद जिया भी हान के साथ उसके एलिवेटर में जाने वाली होती है तो सभी एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं। बॉस के साथ उनके एलिवेटर में जा रही है। लगता है ये बॉस की वाइफ बनने वाली है। जिया तो ये सुनकर उन लोगों को एक्सप्लेन करने लग जाती है तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन उन लोगों को उस पर यकीन ही नहीं होता। नहीं यही सीओ की वाइफ है, तभी तो उनके लिए खाना भी लेकर आई है। जिया हान के ऑफिस में आकर उसे लंच बॉक्स खोलकर दे देती है। डिजाइन देख लेता है और उससे पूछता है क्या तुमने बनाए हैं? ये इतना ज्यादा अच्छा डिजाइन है। तुम जो अपने करियर के बारे में बात कर रही थी क्या वो ये है? तुम ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती हो? जिया हाँ बोल देती है। वो बोलता है तो फिर तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं काम कर लेती हो? जिया बोलती है बॉस आपकी कंपनी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्या आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने देंगे? हान बोलता है क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है फाइनली मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल गई। इसके बाद हान अपने असिस्टेंट को बोलकर जिया को ज्वेलरी डिपार्टमेंट दिखाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद जिया बहुत ज्यादा खुश होकर उसके साथ देखने के लिए चाहती है। असिस्टेंट बताता है लगता है सभी लोग ना लंच के लिए गए हैं, आप यहाँ पर वेट करो, जैसे ही वो लोग आए तो सभी को हेलो बोल देना। अभी जिया की नजर एक डिजाइन पर जाती है जिसे वो पहचान जाती है। ये तो मेरा डिजाइन है जो कि मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। जिसके बाद वो उसे आगे कंप्लीट करने लग जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर जिया पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है ये ना मेरा डिजाइन है, आखिर तुमने हाथ कैसे लगाया? तुम हो कौन? जिया बताती है मैं ना यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ और हाँ ये डिजाइन ना मेरा है, तुम्हारा नहीं। वो लड़की तो चिल्लाने लग जाती है मेरे डिजाइन को चुराने के बाद तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? जिया बोलती है मेरे पास इस डिजाइन की मैन्युस्क्रिप्ट भी है, असल में ये मेरा ही डिजाइन है। लेकिन वो एम्प्लॉय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसे समझ में आ जाता है उसने जो डिजाइन चुराया था वो इसका था और बोलने लग जाती है मैंने ये डिजाइन ना खुद बनाया है। तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और देखता है जिया ने उस डिजाइन को कितने अच्छे से कंप्लीट किया है तो वो उसके टैलेंट की तारीफ करने लग जाता है। लेकिन ये एम्प्लॉय तो जिद पर अड़ जाती है मैं जिया को यहाँ से निकलवा के रहूंगी क्योंकि उसने डिजाइन चोरी किया है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर हान के साथ बैठी हुई होती है, लेकिन तभी उसे फिक्र होने लगती है, लगता है मॉम मुसीबत में है। तभी वो जल्दी से भागकर यहाँ पर आती है। उस एम्प्लॉय पर चिल्लाने लग जाती है तुम मेरी मॉम के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती हो, जबकि चोर तो तुम खुद ही हो और तुमने मेरी मॉम के ही नहीं बल्कि और भी लोगों के डिजाइन चुराए हैं। तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और उसकी असिस्टेंट की मदद से ये बात प्रूव हो जाती है कि इस एम्प्लॉय ने सच में डिजाइन चोरी किया हुआ था। जिसके बाद हान उस एम्प्लॉय को फायर कर देता है। जिया हान को शुक्रिया बोलती है, तुमने फिर से मेरी आज हेल्प की। मैनेजर तो जिया की तारीफ करने लग जाता है, उसके डिजाइन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अब उनके डिपार्टमेंट में एक टैलेंटेड पर्सन आई है। सभी लोग जिया का वेलकम कर रहे होते हैं। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हान खुद जिया की टेबल पर आ जाता है और देखता है ये मैडम तो मस्त सो रही है। जिसके बाद वो उसे उठाता है और दोनों ही साथ में कार से घर जाने लगते हैं। जिया को तो नींद आ रही होती है तो हान उसे अपने शोल्डर पर सोने देता है। जैसे ही जिया की नींद खुलने लग जाती है तो हान जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। जिया असिस्टेंट को बोलती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ना। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं। जिया हान के लिए दूध लेकर उसके स्टडी रूम में आती है। तुमने मेरी हेल्प की है ना, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया के फॉर्म में दे रही हूँ, वरना वो लड़की तो मुझ पर डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगा चुकी होती। इसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली जाती है। बहुत ही ज्यादा खुश होकर हान भी उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है, उसके पास कंपनी की वही एम्प्लॉय होती है जिसे हान ने फायर कर दिया होता है। वो यहाँ पर उसे जिया के बारे में बता रही होती है। हान ना उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है, इवन उसने तो उसे अपनी नई शेफ बना कर रखा हुआ है।
ये सुनकर लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उस हान को कितने सालों से लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर वो किसी और के बारे में सोच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो तुरंत कॉल कर जिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। आखिर वो है कौन। नेक्स्ट डे जिया ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जैसे ही अपनी कलीग के साथ बाहर आती है तो बाहर उसका डैड और भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिया उन लोगों को देखकर बोलती है, आप लोगों ने तो मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था ना, तो अब आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो लोग बताने लग जाते हैं, तुम्हारी जो अडॉप्टेड मॉम है ना, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए लास्ट बारी तुम्हारी मॉम तुम्हें देखना चाहती है। जिया उन लोगों के साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल में आती है तो उसकी मॉम यहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाती है। उससे गलती हो गई है, साथ ही वो जिया को टी पीने के लिए दे रही होती है, लेकिन जिया ग्लास को तोड़ देती है और बोलती है, आप लोग ना मुझे ऐसे फूल नहीं बना सकते हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया की अडॉप्टेड फैमिली ने पहले उसकी टी में कोई मेडिसिन मिलाने का सोचा था, लेकिन फिर इन लोगों को लगा कि वो पक्का उन पर शक करेगी। अभी उसका भाई आइडिया देता है, तो क्यों ना हम लोग फ्लावर में ड्रग मिला दे। इसके बाद वो अपने मॉम डैड को मेडिसिन दे देता है, इसकी वजह से ड्रग का असर उन लोगों पर नहीं होगा और उन्हें समझाता है कि कैसे भी कर जिया को बस 10 मिनट के लिए यहाँ पर रोक कर रखना है। इसके बाद उस पर उस मेडिसिन का असर हो जाएगा। इधर शाओ स्कूल से वापस आकर कंपनी में आ जाती है और पूछने लग जाती है, मेरी मॉम कहाँ पर है। एम्प्लॉय बताते हैं, आपकी मॉम ना अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई हैं। ये सुनते ही शाओ समझ जाती है, जरूर उसकी मॉम अब खतरे में होगी। इसके बाद वो हान को आकर बता देती है, अंकल आपको जल्दी ना मेरे साथ चलना होगा मेरी मॉम को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जिया यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे बातों में लेकर रोक रहे होते हैं। जिया उन लोगों की बातों में नहीं आना चाह रही होती और वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। उसके अडॉप्टेड मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उसे बताने लग जाते हैं, हमने ना तुम्हें कोई मेडिसिन दे दी है और हम लोग तुम्हें बेच चुके हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी अपनी गर्ल्स के साथ आ जाता है जिया को यहाँ से ले जाने के लिए। इतने में जिया इन लोगों की आंखों में स्प्रे मार देती है। इसके बाद वो बारी बारी से सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर सबको मसा चखा देती है और ऐसे कर वो सभी को मारकर नीचे गिरा देती है। जैसे ही हान और शाओ यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये लोग तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जिया ने तो अकेले ही सबको मजा चखा दिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर आकर जिया के अडॉप्टेड पेरेंट्स और उस गुंडे को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जिया को सैड देखकर हान और शाओ से समझाने लग जाते हैं, आपको सैड नहीं होना चाहिए। जिया बोलती है, मैं सैड नहीं हूँ, उल्टा उन लोगों ने जो किया था वो लोग यही डिजर्व करते हैं। जिसके बाद जिया फिर से हान को थैंक यू बोलने लग जाती है। वो बोलता है, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे खतरे में देख सकता हूँ। तभी जिया को वो टाइम याद आने लग जाता है जब 6 साल पहले उसने उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड की थी और सोचती है, अचानक से मुझे ये क्यों याद आया है। और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि उस पर उस मेडिसिन का असर हो रहा होता है। हान जल्दी से जिया को लेकर होटल रूम में आता है और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल कर बोलता है, तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पर आने में। उसका फ्रेंड बोलता है, मैं यहाँ पर ना ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और वैसे भी उसे ना किसी ने चाइनीज मेडिसिन दी है तो तू उसकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद हान कॉल रख देता है और उसका फ्रेंड सोच रहा होता है, इतने सालों तक ये किसी भी लड़की के क्लोज नहीं था तो इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और उसकी लाइफ में कोई लड़की भी आ जाएगी। दूसरी तरफ जिया हान को किस करने लग जाती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उसे बाथटब में ले आता है और पानी से भिगाने के लिए, तभी वो उसे फिर से किस करने लग जाती है और हान को लगता है ये ना उसे कोई और ही बंदा समझ रही है तो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, तुम ना अभी बिल्कुल भी होश में नहीं हो और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया रात में पानी पीने के लिए जाती है और सोचती है, मैं बार बार 6 साल पहले वाले पर्सन को क्यों याद करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिस्टर हान ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर हान वो चीटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे जिया हान के पास आकर उसे सॉरी बोलने लग जाती है कल रात के लिए। ये सुनकर हान का डॉक्टर फ्रेंड बोलता है, कल रात क्या तुम लोगों ने नाइट स्पेंड की है। जिया तो शॉक हो जाती है और हान अपने फ्रेंड पर चिल्लाने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो जिया को वहाँ से भेज देता है। उसका फ्रेंड बोलता है, सच में तू कितना ज्यादा जिद्दी है, तूने कुछ किया ही नहीं। इसके बाद वो हान का लंच बॉक्स खोलता है जो जिया उसके लिए लेकर आई थी। जैसे ही वो खाने जा रहा होता है तो हान उसे रोक देता है, ये मेरा है। तभी हान को असिस्टेंट
असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बताता है 6 साल पहले वाली लड़की के बारे में कुछ और क्लूज मिल गए हैं। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर जिया को लेकर एक एंटीक शॉप के बाहर आई होती है और मन में सोच रही होती है यहाँ पर ही किसी ने एक ऐसा स्टेचू खरीदा था जिसके अंदर एक जेट निकला था जो कि बिलियंस का था और ऐसे कर अब वो अपनी मोम को अमीर करवाना चाहती थी। यही सोचकर शाओ जिया को बता देती है कि वो कौन सा स्टेचू यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं। जैसे ये लोग स्टोर में जाते हैं तभी यहाँ पर लिन भी पहुँच जाती है। यहाँ पर उसको एक बंदा उसी जेट पेंडेंट की कॉपी दे देता है जो कि हान ने जिया को दिया होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने असिस्टेंट पर नजर रखी थी, वही तो मुझे पता चल पाया कि 6 साल पहले वाली उस लड़की को हान ने कोई जेट का पेंडेंट दिया था। अब मैं वो लड़की बनने का प्रिटेंड करूंगी। इधर जिया शाओ के साथ स्टोर में आती है और एक स्टेचू खरीदने की बात कर रही होती है, लेकिन वो स्टेचू को नीचे से देखते ही समझ जाती है ये फेक है। लेकिन वो स्टोर का मालिक सोच रहा होता है स्टेचू को बेचकर मैं तो इन लोगों से पैसे लूट लूंगा। लिन उसे देख लेती है कि जिया स्टेचू खरीद रही है तो वो बहुत ज्यादा पैसे लगाकर उस स्टेचू को खरीदने की बात करती है ताकि वो जिया को ना मिल पाए। वो अंकल उसे ठगने के लिए और भी ज्यादा पैसे मांगने लग जाता है। इधर जिया एक स्टेचू को पसंद कर उसकी पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड देती है जो कि हान का ही कार्ड होता है। लिन तो उस कार्ड को देखते ही पहचान जाती है और जिया से बोलने लग जाती है हान का कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है, क्या तुमने उसका कार्ड चुरा लिया है। इतने में हान अपने असिस्टेंट के साथ वहीं पर आ जाता है और वो लिन को बताता है उसने ही जिया को अपना कार्ड दिया है। हान जिया को बोलता है पर मैंने तो ये कार्ड तुम्हें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए दिया था ना, और तुम तो यहाँ पर स्टेचू की शॉपिंग कर रही हो। इतने में हान का फ्रेंड कार्ड को स्वाइप कर पता लगा लेता है कि उसके अंदर पूरे 2 मिलियन हैं। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इसने मुझे 2 मिलियन का कार्ड दिया था। जिन्हें जो महंगा स्टेचू खरीदा होता है वो हान को देने लग जाती है। तुम अपने घर के डेकोरेशन के लिए लेकर जा सकते हो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। हान मना कर देता है मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद वो जिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है। लिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाओ इस शॉप वाले अंकल से दूसरा स्टेचू खरीदने की बात करती है। बोलता है बच्ची तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, तुम ना कुछ भी खरीद सकती हो। शाओ यहाँ पर एक स्टेचू पसंद करती है और बोलती है अंकल मुझे यही चाहिए। फिर वो उसे पैसे में बेच देता है। शाओ जल्दी से बाहर आते हुए जिया को बताने लग जाती है मोम देखो मैंने क्या खरीदा है। तभी इतने में वो नीचे गिर जाता है और स्टेचू फूट जाता है। उसके अंदर से एक जेट बाहर आ जाता है जिसे एक आदमी उठाकर बताने लग जाता है ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा जेट है, ये पूरे 1 बिलियन का है। और वो तुरंत ही जिया को उसके पैसे दे देता है। इसके बाद जिया के पास पूरे 1 बिलियन आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हान अपने असिस्टेंट को इशारा करता है उसे बोलने के लिए। असिस्टेंट सोचता है बॉस खुद तो कुछ बोलते नहीं है और मुझे मिडल बैंड बना कर रखा हुआ है। और वो जिया को बोलता है मैडम आपके पास अब 1 मिलियन आ चुका है, यानी कि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। क्या आप फिर भी ये जॉब कंटिन्यू करने वाली हैं? हान से बोलता है मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था, अगर तुम एडवांस में बता दोगी तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लूंगा। जिया बोलती है ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू रखूंगी, ये पैसे तो मैं शाओ के लिए रखना चाहती हूँ, उसके लिए सेव कर। शाओ बोलती है मॉम आपको मेरे लिए सेव करने की जरूरत नहीं है, आप उन पैसों से ना अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। पर जिया मना कर देती है और हान को बोलती है मैं अपनी दोनों जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। अभी हान के पास लिन आ जाती है और उसे बताने लग जाती है तुम मेरे साथ बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए कार में चलो ना। हान मना करने लग जाता है मुझे नहीं चाहिए। लिन से बोलती है तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम मेरे फियोंसी हो, कम से कम इतना तो मान लो कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसी नाते चल लो। उसके बाद हान जिया को बोलता है तुम जाओ मैं आता हूँ। जिसके बाद हान लिन के साथ उसकी कार के पास आ जाता है। वो उसे उसका गिफ्ट देने लग जाती है जो कि एक वॉच होती है। तभी एक पेपर नीचे गिर जाता है जो कि वही जेट का होता है। ये देखकर वो बोलता है ये जेट पेंडेंट तुम्हारे पास है? वो बताने लग जाती है ये तुमने ही मुझे दिया था। इधर जिया जैसे ही शाओ के साथ यहाँ से जा रही होती है अभी वो अपने सामने हान की कार में लिन को जाते हुए देख लेती है कि वो उसके साथ कितना ज्यादा क्लोज है और सोचने लग जाती है वैसे भी उन दोनों की तो सगाई हो रखी है तो ऑफ कोर्स वो दोनों साथ में तो रहेंगे ही ना, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। इधर हान
हान लिन को खुद से दूर करता है और उससे पूछता है, अगर तुम सच में 6 साल पहले वाली लड़की हो तो इतने सालों तक तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वो बोलती है, तुम पहले से ही मेरी फियांसी थे तो मुझे लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर के टाइम पर जिया और शाओ हान का इंतजार कर रहे होते हैं। असिस्टेंट आकर बताता है हान को काम है तो वो यहाँ पर नहीं आने वाले। ये सुनकर जिया तो सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हान लिन के साथ डिनर करने जा रहा होता है, तभी वो आकर उसे टच करने लग जाती है। वो जल्दी से उसे दूर कर देता है। वो बोलती है, 6 साल पहले जो हुआ था काफी टाइम हो गया है, तो क्यों ना फिर से हम ट्राई करें ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। हान तो गुस्सा हो जाता है, मुझे अब ये सब कुछ नहीं करना है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान जैसे ही घर पर आता है तो जिया उससे पूछती है, रोमांटिक शॉप के बाहर मुझे कुछ कहना चाहते थे ना, तो क्या कहने वाले थे। लेकिन वो बोलता है कुछ भी नहीं। इसके बाद जिया सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। हाँ तो सोचने लग जाता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6 साल पहले वाली लड़की ये जिया है। नेक्स्ट डे जिया हान का लंच बॉक्स देने के लिए आई होती है। लिन बीजेड का पेंडेंट लेकर हान को दिखाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो जिया को देखती है तो गुस्सा हो जाती है। इवन उसका लाया हुआ लंच बॉक्स भी फेंक देती है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। इधर हान को जैसे ही पता चलता है कि लिन भी यहाँ पर आई हुई है तो वो डर जाता है कि कहीं वो जिया को परेशान ना करे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो वो देखता है कि लिन नीचे से खाना उठा रही है, जिसके बाद वो जल्दी से हान को बताने लग जाती है, ये मुझे बुली कर रही थी, ये ना यहाँ से निकाल दो। जिया बताती है, इसने ना तुम्हारा लंच बॉक्स नीचे गिरा दिया, तुम खुद ही इससे डील कर लो, और वहाँ से चली जाती है। हान लिन पर चिल्लाने लग जाता है, तुम ना मेरे साथ एक्टिंग मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने जो जेड का पेंडेंट मुझे दिखाया था वो नकली है, तुम वो लड़की हो ही नहीं सकती हो। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलकर लिन को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद जिया जैसे ही घर आती है तो वो डिसाइड कर लेती है अब वो इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि हान की लाइफ में पहले से ही कोई और है। वो अपनी बेटी शाओ को बोलती है, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, कहीं और रहने के लिए जाएंगे। शाओ भी मान जाती है, मॉमा फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेटर मैन ढूंढूंगी, और अब तो हमारे पास पैसे भी हैं, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जैसे ही हान घर पर आता है वो जिया से पूछने लग जाता है, तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बताती है, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर रख दिया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो बोलता नहीं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं करूँगा। जिया बोलती है, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, और वो शाओ को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया और शाओ जैसे ही रोड पर आते हैं तभी वहाँ पर वही एम्प्लॉय इन लोगों को कार से उड़ाने वाली होती है, लेकिन तभी हान जिया को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, और शाओ के मैजिक की वजह से वो कार इन लोगों को हिट ही नहीं कर पाती। जिया हान पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें हमारे लिए अपनी जान रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो बोलता है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ना तुम्हारी थी। जिसके बाद वो जिया को किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है और बोलती है, पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो हिसाब बराबर हो गया। ये बोलकर वो शाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान अपसेट होकर अपने फ्रेंड को बता रहा होता है, मैं 6 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं जिया को लाइक करने लगा हूँ। इसके बाद जिया जहाँ पर रेंट पे रहने के लिए जाती है, हान भी उसका पड़ोसी बनकर वहाँ पर रहने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ लिन अपनी मोम के पास जाती है और उन्हें जिया के बारे में कंप्लेन करने लग जाती है। जिया हान को सड्यूस कर उसे मुझसे छीनना चाहती है। उसकी मोम बोलती है, फिक्र मत करो। जिसके बाद वो जिया के पास जाती है और उसे पैसों का ऑफर देती है, हान से दूर रहो। जिया बोलती है, हर किसी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तभी लिन का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो जिया की साइड लेते हुए अपनी मोम को बोल रहा होता है, आपने बहन को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है, मैं अपनी बहन की गलत चीजों में उसकी साइड नहीं लेने वाला। नेक्स्ट सीन में जिया को शाओ के स्कूल से कॉल आती है कि उसकी वहाँ पर फाइटिंग हो गई है। जिया जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो हान भी शाओ की फिक्र करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे बच्चे की तरफ से लिन होती है जो शाओ पर इल्जाम लगा रही होती है, तो जिया उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है। फिर वो उसके सामने ही हान को किस करने लग जाती है और बोलती है, तुम इसकी वजह से ही मुझसे लड़ रही हो ना, लेकिन अब मैं भी हार नहीं मानूंगी। इनका भाई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर जिया हान से दूर हो जाती है। हान तो फिर से जिया को किस करने लग जाता है। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन जिया जल्दी से शाओ को अंदर कर दरवाजा बंद कर लेती है और वो उससे अभी भी गुस्सा होती है, मैं इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करूंगी। रात में हान के घर में पानी नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सीधा जिया के घर में शावर लेने के लिए आ जाता है। तभी वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर शाओ आने लग जाती है तो वो जल्दी से हान को बेड के नीचे छुपा देती है। शाओ यहाँ पर अपनी और चैन की फोटो लेकर
लेकर आई होती है, यानी कि लिन के भाई की, और उसे बताने लग जाती है मेरे और अंकल चैन के ना फीचर एकदम सिमिलर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ। हान भी ये सुन लेता है और वो कंपनी में आने के बाद इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है अपने असिस्टेंट से, लेकिन फिर बोलता है चाहे शाओ का डैड कोई भी हो, मैं इतनी आसानी से जिया के ऊपर से गिव अप नहीं करूंगा। इसके बाद ये सभी लोग कंपनी की तरफ से किसी मीटिंग में आए होते हैं। यहाँ पर ये लोग लिन के साथ मिलकर जिया की बेइज्जती करने का प्लान बना रखा होता है, लेकिन यहाँ पर तो लिन की ही पोल खुल जाती है और सभी को पता चल जाता है असल में वो अपनी फैमिली की रियल डॉटर है ही नहीं, बल्कि जिया सू फैमिली की डॉटर है। इवन वो तो उस घर की मेड की बेटी है जिसने धोखे से उसे सू फैमिली की बेटी बना कर रखा होता है। यानी कि लिन की जो मॉम है उसकी मॉम नहीं बल्कि जिया की मॉम है। जैसे ही उन्हें ये पता लगता है उन्हें तो काफी ज्यादा अफसोस होता है, मैंने लिन के कहने पर जिया को कितना ज्यादा परेशान किया, यानी कि अपनी सगी बेटी को। लिन की जो असली मॉम होती है यानी कि वो मेड, वो शाओ को पकड़ लेती है। अगर मेरी बेटी का सब कुछ छिन गया है तो इसका भी अच्छे से नहीं रहेगा। इस चक्कर में शाओ को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे ना ब्लड की जरूरत है। हान का ब्लड सेम होता है इसलिए वो ब्लड देने की बात करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बताता है तुम शाओ को अपना ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा ब्लड रिजेक्ट हो गया है। असल में वो उसी की बेटी है। ये जानने के बाद जिया और हान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि 6 साल पहले हम दोनों साथ में थे। यहाँ पर शाओ के लिए दूसरे ब्लड का इंतजाम हो जाता है और वो बच जाती है। इसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो जिया की मोम उससे भी माफी मांगती है और शाओ से भी। जिया अपनी मोम को माफ कर देती है। शाओ भी बोलती है मैं भी अपनी ग्रैंडमा को एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।